तो नेक्स्ट हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने लॉगिन राउट को अपनी मेन वेबसाइट के साथ। अभी अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करें जिसको हमने बिल्ड किया है, उसके अंदर अगर लिस्टिंग्स को कोई भी क्रिएट करना चाहता है तो कोई भी रैंडम यूजर आके लिस्टिंग्स को क्रिएट कर सकता है। बट हम एक फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं जिससे किसी भी लिस्टिंग को क्रिएट करने से पहले हमेशा हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा बैकएंड इंश्योर करे कि हमारा जो भी यूजर है जो क्रिएट करना चाह रहा है लिस्टिंग, वो लॉग्ड इन हो। बिना यूजर के लॉग्ड इन किए किसी भी लिस्टिंग को क्रिएट करना अलाउड नहीं होगा। इस फंक्शनैलिटी को हम बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो हाउ टू चेक इफ द यूजर इज लॉग्ड इन। अब कोई भी यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, उसके लिए हम चाहें तो स्क्रैच से भी मेथड लिख सकते हैं, नहीं तो पासपोर्ट यहाँ पे हमारा काम और आसान करता है, क्योंकि पासपोर्ट हमें एक इनबिल्ट फंक्शन देता है। पासपोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास इज ऑथेंटिकेटेड नाम का एक मेथड आ जाता है जो बेसिकली हमें बताता है कि क्या जो यूजर, करंट यूजर है जो हमारे सेशन के अंदर स्टोर्ड है, यानी जब हम सीरियलाइज सेशन करते हैं तो यूजर की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, तो बेसिकली पासपोर्ट चेक करता है कि जिस यूजर की इंफॉर्मेशन हमारे सेशन के अंदर स्टोर्ड है, क्या वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिकेटेड मतलब क्या वो यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, लिस्टिंग्स के पास जो हमारा न्यू राउट है जिससे हमारी नई लिस्टिंग क्रिएट करने का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को रेंडर कराने से पहले वी वांट टू चेक दैट द यूजर शुड बी लॉग्ड इन। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हम लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लें तो लिंक्डइन के ऊपर हम दूसरे लोगों के पोस्ट देख सकते हैं बिना साइन अप किए हुए, बिना लॉगिन किए हुए। बट अगर हमें खुद का पोस्ट करना है तो उसके लिए हमें लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा, यानी हमें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। तो ये फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो लेट अस स्टार्ट अ सर्वर nodemon-app.js and if we go to localhost 8080/listings, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ तक हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। एंड अभी अगर हम ऐड न्यू लिस्टिंग पर जाएं तो हमें पूरा फॉर्म दिखाई दे रहा है, जबकि हम अभी एज अ यूज़र यहाँ पे लॉग्ड इन भी नहीं है। तो ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम मेथड को यूज़ करेंगे। एंड व्हाट विल डू इज, राउट्स के अंदर जो हमारा listings.js वाला राउट है जिसमें हमें अपना फॉर्म रेंडर होके दिखाई देता है, वहीं पे हम लॉजिक अपना ऐड करेंगे कि इस फॉर्म को रेंडर करने से पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड है यानी लॉग्ड इन है। एंड उसे चेक करने के लिए request.isAuthenticated एक मेथड होता है जो हमें बाय डिफॉल्ट पासपोर्ट देता है, और ये मेथड अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड है। और अगर इस मेथड ने फॉल्स रिटर्न किया तो उसके लिए हमने नेगेशन साइन लगा दिया। अगर इस मेथड ने फॉल्स रिटर्न किया तो उस केस में हम एक फ्लैश सेंड कर देंगे एज एन एरर, एंड यहां पर हम यूजर को फ्लैश करके डिस्प्ले कराएंगे यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू क्रिएट लिस्टिंग। एक सैम्पल मैसेज कर लेते हैं एंड यहां से क्या करेंगे, यहां से वापस हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे टू आवर /listings पेज। तो बेसिकली न्यू फॉर्म रेंडर कराने से पहले, जो ये फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली अभी रेंडर हो रहा है, इसको कराने से पहले हम चेक करना चाहते हैं क्या हमारे यूजर ने साइन अप एंड लॉगिन कर लिया है। अगर नहीं किया है तो उस केस में उसे एक एरर मैसेज फ्लैश करा दो और उसे फॉर्म नहीं देना है, उसे क्या करना है, रिस्पॉन्स में रीडायरेक्ट कर देना है टू /listings। यहाँ पे लेट अस इवन रिटर्न दिस, इसको कर लेते हैं सेव एंड ऑल लिस्टिंग्स पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। एंड नाउ इफ आई गो टू ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो क्या कर रहा है, यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू क्रिएट अ लिस्टिंग, यानी अभी हम प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग्ड इन नहीं है, तो हमें लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए पहले लॉग्ड इन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे एज सच हमने /login के साथ कुछ कनेक्ट नहीं किया है, तो /login को कनेक्ट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से हम डायरेक्टली लिस्टिंग्स की जगह लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू क्रिएट लिस्टिंग, और यहाँ से जाके अब हम लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम हमने एक स्टूडेंट या डेल्टा स्टूडेंट नाम से आईडी क्रिएट की थी, डेल्टा स्टूडेंट, एंड द पासवर्ड वाज हेलो वर्ल्ड, एंड लॉगिन कर लिया, वेलकम बैक टू वंडरलस्ट। तो अभी हम क्या है, अभी हम लॉग्ड इन है, लॉग्ड इन है, तो अब हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो अब हम एक नई लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो इज ऑथेंटिकेटेड है हमेशा चेक करता है कि अभी जो करंट सेशन के अंदर यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है पासपोर्ट की हेल्प से वो सेशन यूजर की इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कराता है। एंड वी कैन इवन प्रिंट दिस आउट, जैसे ही हम न्यू फॉर्म रेंडर करवाएंगे उससे पहले हम प्रिंट कर सकते हैं console.log request.user। तो रिक्वेस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे यूजर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। इसको सेव करते हैं एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी दिखा रहे हैं यू मस्ट बी लॉग इन टू क्रिएट लिस्टिंग, और उस केस में क्या आया, हमारा जो request.user है वो अनडिफाइंड है। बट अगर हम लॉग इन कर देते हैं डेल्टा स्टूडेंट हेलो वर्ल्ड
इस बार अगर हम ऐड न्यू लिस्टिंग पर जाएंगे एंड वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारे लिए एक वैलिड यूजर की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। और वैलिड यूजर के अंदर क्या क्या दिखा रहा है, उस यूजर की आईडी दिखा रहा है, हमें ईमेल दिखा रहा है और हमें यूजर नेम दिखा रहा है। तो जो एसेंशियल पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ हैश पासवर्ड या हमें सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा। बट हाँ, अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे ही यूजर लॉग्ड इन होता है, हमारी जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एंड यही यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है इज ऑथेंटिकेटेड को ट्रिगर करती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। अब अभी के लिए हमने इंप्लीमेंट किया है कि अगर हमारी लिस्टिंग को हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारा यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए। पर बाय डिफॉल्ट तो एक प्लेटफॉर्म के अंदर अगर किसी भी लिस्टिंग को हम एडिट करना चाहते हैं, किसी भी लिस्टिंग को जाके डायरेक्टली अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो भी हमारा यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए, डिलीट करना चाहते हैं तो भी यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए। तो ये सारी फंक्शनैलिटी करने के लिए या तो हम इस सेम लॉजिक को कॉपी कर सकते हैं सारे के सारे राउट्स में, या हम इस लॉजिक को ट्रांसफर कर सकते हैं टू अ मिडलवेयर। तो इसे एक फंक्शन मिडलवेयर के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। एंड इनफैक्ट क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे मिडलवेयर्स हो गए हैं हमारी फाइल के अंदर, राउटर फाइल के अंदर, तो हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसे हम कहने वाले हैं middleware.js। middleware.js के अंदर ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है इसे कट कर लेते हैं एंड यहाँ module.exports में हम एक फंक्शन बनाएंगे इज लॉग्ड इन। एंड इस फंक्शन के अंदर हमारी रिक्वेस्ट होगी, रिस्पॉन्स होगा एंड वील हैव अ नेक्स्ट। एंड इसी के अंदर हमारा इज ऑथेंटिकेटेड वाला लॉजिक होगा। और यहाँ पर अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड होता है तो नेक्स्ट को कॉल कर दो, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो हमें रीडायरेक्ट करना है टू /login route ताकि यूजर लॉग इन कर पाए। listings.js में जाते हैं, इसे कर देते हैं कट एंड यहाँ पर वी आर गोइंग टू रिक्वायर कॉन्स्ट। हमारे फंक्शन का नाम है इज लॉग्ड इन, require./middleware.js एंड इसे कर लेते हैं सेव। एंड ये जो हमारा न्यू राउट था इसके अंदर अब एज अ मिडलवेयर हम पास करने वाले हैं अपना इज लॉग्ड इन मिडलवेयर। एंड दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट जब भी हमारा सर्वर एक बार रीस्टार्ट होता है तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में हमेशा हम लॉग्ड आउट हो रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम नए नए चेंजेस कर रहे होंगे, सर्वर रीस्टार्ट होगा तो बार बार हमें लॉग इन करना पड़ेगा। अभी क्या हम लॉग्ड इन नहीं है, इसीलिए हम ऐड न्यू लिस्टिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर यूजर नेम के अंदर वी कैन राइट डेल्टा स्टूडेंट एंड आवर पासवर्ड, लॉग इन कर लिया। एंड अब हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो अब हम इस फॉर्म को एक्सेस कर पा रहे हैं। यही सेम फंक्शनैलिटी यानी यही सेम मिडलवेयर हमें कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, हमें अपने इस एडिट राउट के अंदर भी सेम चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने मिडलवेयर को ऐड कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। हमें अपने अपडेट राउट के अंदर भी इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी लिस्टिंग जो एक्चुअली हमने भेजी अपडेट करने के लिए वो ठीक है या नहीं है। उससे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति लिस्टिंग भेज रहा है क्या वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है या साइंड अप है। तो इस लॉग्ड इन को हम यहाँ पे चेक करेंगे। हम चाहें तो डिलीट राउट के अंदर भी सेम चीज़ कर सकते हैं फॉर नाउ, कि किसी भी लिस्टिंग को डिलीट करने से पहले हमारा यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए। बाकी डिलीट के लिए बाद में जाके हम एक और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि यूजर लॉग्ड इन तो होना ही चाहिए डिलीट करने के लिए किसी भी लिस्टिंग को, पर उसके साथ साथ यूजर जो है वो उस लिस्टिंग का ओनर भी होना चाहिए। बट ओनर वाली चीज़ अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं की है, तो अभी सिर्फ इज लॉग्ड इन हम करते हैं। अपडेट राउट में हो गया, एडिट राउट में हो गया, क्रिएट के अंदर भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यानी अगर हम डायरेक्टली कहीं से पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट से नहीं भेज रहे, पर अगर हम हॉपस्कॉच या पोस्टमैन जैसे किसी टूल के थ्रू या डायरेक्टली किसी कोड के थ्रू एजेक्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा यूज़र जो है पोस्ट करने के लिए ऑलरेडी लॉग्ड इन होना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स टेस्ट इट विद एडिट। अभी अगर हम किसी भी लिस्टिंग को एडिट करने जाएंगे तो अभी दिखा रहा है यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू एडिट। तो यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड लॉग्ड इन, एंड अब जाएंगे एडिट करेंगे तो इस बार हम इस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। वी कैन एडिट द प्राइस टू 4000, एडिट कर दिया, हमारी एडिटेड चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑल लिस्टिंग्स में जाएंगे, यहाँ भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ हमने अपने /login वाले पाथ को कनेक्ट किया है अपनी वेबसाइट की ओवरऑल फंक्शनैलिटी के साथ। अब अभी तक हमने अपने यूजर के लिए साइन अप एंड लॉगिन को इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट चीज जिसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट राउट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द लॉग आउट यूजर राउट। उसके लिए हम एक गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे /logout पर, एंड जैसे ही गेट रिक्वेस्ट आएगी /logout पर
तब हमें अपने यूजर को लॉग आउट करना है। अब वैसे लॉग आउट को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने के काफी सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे हमारे लिए पासपोर्ट चीजें ईजी बनाएगा, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट नाम का मेथड एग्जिस्ट करता है। और ये मेथड क्या करता है, ये सीरियलाइज डीसीरियलाइज यूजर को यूज करेगा, यानी उन मेथड्स को यूज करेगा और हमारे यूजर को डिलीट कर देगा सेशन से, यानी करंट जो भी सेशन चल रहा है उससे यूजर इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, जिसकी मदद से हमारा यूजर क्या करेगा, प्लेटफॉर्म से लॉग आउट कर जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने users.js के अंदर आ जाते हैं, राउट्स के अंदर users.js, एंड वील क्रॉस ऑल ऑफ इट। यहाँ पे हम एक नया राउट इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज गोइंग टू बी router.get/logout। हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, एंड यूजर को लॉग आउट करने के लिए हमें बेसिकली कॉल करना है रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट को। एंड जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट मेथड होता है ये अपने आप में कॉल बैक को लेता है एज अ पैरामीटर। कॉल बैक कहने का मतलब है कि जैसे यूजर लॉग आउट हो जाए तो उसके बाद इमीडिएटली क्या काम होना चाहिए वो हमारा कॉल बैक के अंदर हम लिखते हैं। तो कॉल बैक के अंदर हम एक एरर पैरामीटर है जिसको डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर लॉग आउट करते हुए कुछ एरर आ गया तो इस कॉल बैक का ये जो पैरामीटर है, जो आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर वो एरर आके स्टोर हो जाएगा। और अगर एरर नहीं आया तो फिर ये एरर एम्प्टी होगा, अनडिफाइंड होगा। तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं कि अगर लॉग आउट करते हुए कुछ एरर आ गया तो उस केस में हम अपने नेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं विद द एरर इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक और पैरामीटर अपना नेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं, और अगर कोई भी एरर नहीं आया तो उस केस में रिक्वेस्ट में फ्लैश कर देंगे एक सक्सेस मैसेज जो कहेगा यू आर लॉग्ड आउट नाउ, एंड यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर देंगे टू /listings। यानी कभी भी अगर हम चाहें तो लॉग आउट कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। अगर उसमें कोई एरर आता है, जनरली वैसे एरर नहीं आता लॉग आउट के अंदर, क्योंकि एज सच हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, डायरेक्टली बस कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहे हैं। अगर पासपोर्ट ही खुद एज अ मिडलवेयर फेल हो गया, उस केस में ये एरर हमारे पास आ सकता है, ये इशू आ सकता है। इनफैक्ट नेक्स्ट को रिटर्न कर देते हैं एंड लेट्स सेव इट। अभी हम क्या है, रिफ्रेश करेंगे, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो अभी हम लॉग्ड इन नहीं है। तो सबसे पहले तो लॉग इन कर लेते हैं, डेल्टा स्टूडेंट हेलो वर्ल्ड लॉग इन। तो अभी हम लॉग इन कर गए, एंड अब अगर हमें अपने प्लेटफॉर्म से लॉग आउट करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा /logout पर। एंटर करेंगे तो हम क्या हो गए, हम लॉग आउट हो गए। एंड इस बार दोबारा अगर ऐड न्यू लिस्टिंग पर जाएंगे तो दोबारा से हमें लॉगिन वाला मैसेज अपीयर होकर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये जो /logout वाला राउट है, अभी तो सिर्फ हमने इसको एज अ मेथड लिखा है जिसको हमें डायरेक्टली ऊपर URL के अंदर लिखना पड़ रहा है, पाथ को ऐड करना पड़ रहा है। बट नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं, ये जो हमारा साइन अप, लॉग इन एंड हमारे लॉग आउट की फंक्शनैलिटी है, इन सारी चीजों को एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह हम ऊपर ऑप्शंस में देने वाले हैं। जैसे इफ वी गो टू द Airbnb वेबसाइट, यहाँ पर क्या है, हमें राइट साइड में नैव बार के ऊपर ही एक आइकन दिया हुआ है। इफ वी क्लिक ऑन द आइकन, हमारे पास साइन अप, लॉगिन, इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। तो अभी के लिए हम आइकन के थ्रू नहीं बट डायरेक्टली ऑप्शंस को ही लिखकर इस चीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग आवर नैव बार। नेक्स्ट हम ऐड करने वाले हैं अपनी स्टाइलिंग, यानी अपने तीनों ऑप्शंस को, अपनी तीनों जो फंक्शनैलिटीज हैं हमारी ऑथेंटिकेशन की, साइन अप, लॉगिन एंड लॉग आउट, उनको हम ऐड करेंगे अपने नैव बार के अंदर। तो उसके लिए अपना जो नैव बार वाला हमारा इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स के अंदर वील गो टू navbar.ejs एंड इसके अंदर हम अपने ऑप्शंस को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपने लिए एक डिव बनाया हुआ है navbar nav के नाम से। विल रिक्रिएट द सेम डिव, सेम डिव हम क्रिएट करने वाले हैं, एंड इसमें सबसे पहला हम ऑप्शन दे देते हैं साइन अप का। सो दिस इज गोइंग टू बी /signup। एक हम ऑप्शन दे देते हैं लॉगिन का, तो ये हमारा /login होने वाला है। एंड एक ऑप्शन हम दे देते हैं लॉग आउट का, एंड ये हमारा /log आउट होने वाला है। इसे कर लेते हैं सेव एंड ऐड न्यू लिस्टिंग्स। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शंस आ गए। इन तीनों ऑप्शंस को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए वी कैन यूज मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट टू बी इक्वल टू ऑटो। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड अब अगर हम चाहें कि हमें साइन अप करना है तो साइन अप करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ डेमो यूजर। इसको डेमो दे देते हैं, demo@gmail.com एंड वील कॉल इट डेमो। हमने साइन अप कर दिया, हम यहाँ पर आ गए। अब अगर हमें लॉग आउट करना है तो अब हम लॉग आउट कर गए।
अगर हमें लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए हम दोबारा से डेमो एंड डेमो को एंटर कर सकते हैं। लॉगिन कर लिया कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो हमें फॉर्म दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही मैंने लॉग आउट कर लिया तो अब अगर हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो हमें फॉर्म दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटीज हमारी तीनों सारी की सारी काम कर रही हैं। अब एक फ्लॉ है यहाँ पर जिस तरीके से हमने चीजें इंप्लीमेंट की है कि किसी भी वेबसाइट पर एक ही टाइम पर आपको तीनों ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन होता है तो उसे सिर्फ लॉग आउट वाला ऑप्शन दिखाई देता है, और अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं होता तो उसे साइन अप एंड लॉग इन 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो इस सेम फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के लिए हम अपने रिक्वेस्ट के अंदर जो यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे यूज करेंगे। हमें क्या पता है कि पासपोर्ट हमारे लिए ऑटोमेटिकली हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अनडिफाइंड है तो उसका क्या मतलब होता है? अनडिफाइंड होने का मतलब होता है कि हमारा यूजर लॉग्ड इन नहीं है, द यूजर इज नॉट लॉग्ड इन। और अगर इस यूजर के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होती है जिसमें यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उस केस में हमें पता होता है कि हमारा जो यूजर है वो लॉग्ड इन है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारा यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो उस केस में उसे साइन अप वाला ऑप्शन भी दिखाई दे एंड उसे लॉग इन वाला ऑप्शन भी दिखाई दे, क्योंकि हो सकता है यूजर नया अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा हो, पहले कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया हो, या ये भी हो सकता है कि यूजर ने ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ पे बना रखा हो। एंड अगर लॉग्ड इन है तो उस केस में हम यूजर को सिर्फ अपना लॉग आउट वाला ऑप्शन दिखाते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे, जिसके बेसिस पर 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज के अलग अलग मतलब है एंड उनके बेसिस पर हम अपने ऑप्शंस को अपने nav बार के अंदर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी को एक बार और टेस्ट करके देख लेते हैं। हमारा जो इज ऑथेंटिकेट वाला मिडलवेयर है, तो middleware.js के अंदर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन console.log our request.user, इसको सेव कर लेते हैं एंड इसे टेस्ट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज रिफ्रेश करके एक बार ऐड न्यू लिस्टिंग के अंदर जाएंगे तो अभी हम लॉग्ड इन नहीं है। अगर हम लॉग्ड इन नहीं है तो उस केस में हमारी request.user क्या है? अनडिफाइंड है। और अगर हम लॉग इन हो जाते हैं, लेट्स लॉग इन विद डेमो, अगर हम लॉग इन हो जाते हैं तो उस केस में अगर ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे जाएंगे हमारा मिडलवेयर ट्रिगर होगा, क्योंकि राउट चेक कर रहा है कि हम लॉग्ड इन है या नहीं है, तो उस केस में हमारी यूजर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएगा और ये क्या है? ये एक वैलिड ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इस request.user की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हम लॉग्ड इन हैं या हम लॉग्ड इन नहीं है। एंड इसे कर लेते हैं सेव एंड इसी सेम चीज को हम यूज करेंगे अपने navbar.ejs के अंदर। navbar.ejs में साइन अप एंड लॉग इन हमें कब दिखाना है? जब हम लॉग्ड इन नहीं है। तो उस केस में वी कैन राइट अ कंडीशन कि अगर request.user एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में नॉट लगा देते हैं। एग्जिस्ट नहीं करता तो हम अपने साइन अप एंड लॉग इन को शो करेंगे, एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम सिर्फ लॉग आउट को शो करेंगे। तो यहाँ पे सेम कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में सिर्फ लॉग आउट हमें दिखाई देगा। सेव एंड ऑल लिस्टिंग्स पे आ गए एक। ओके, हमारी ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसको डायरेक्टली ईजेएस टेम्पलेट के अंदर हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट हमने response.locals के बारे में पढ़ा था, यानी जो हमारे लोकल्स होते हैं उनको यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो request.user है इसे अपने एक लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं जिसको ईजेएस टेम्पलेट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम आ जाएंगे अपने app.js में। app.js में हमने ऑलरेडी ये मिडलवेयर क्रिएट किया था अपने लोकल्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ response.locals के अंदर हम एक करंट यूजर नाम का नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो request.user की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो रिक्वेस्ट के अंदर जो भी यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे हमारा करंट यूजर स्टोर करवा रहा होगा। करंट यूजर यानी अभी जिस भी यूजर का सेशन चल रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो navbar.ejs में request.user की जगह वी कैन सिंपली राइट आर करंट यूजर एंड यहाँ पर भी वी कैन राइट आर करंट यूजर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अभी हम ऑल लिस्टिंग्स के अंदर हैं एंड क्योंकि हमें सिर्फ साइन अप एंड लॉगिन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी हम लॉग्ड इन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, जाके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे विद डेमो एंड डेमो। लॉगिन कर लिया। जैसे ही हमने लॉगिन कर लिया अब हमें सिर्फ अपना लॉग आउट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लॉग आउट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लॉग आउट कर गए। तो इस तरीके से जो तीनों फंक्शनैलिटीज ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हमने बिल्ड की थी उनको अब हमने मर्ज कर दिया है यूजिंग स्टाइलिंग एंड यूजिंग आवर navbar। अब नेक्स्ट चीज जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं दैट इज ऑटोमेटिक लॉग इन आफ्टर साइन अप। यानी अभी अगर अपने प्लेटफॉर्म पे जाके हम साइन अप करते हैं, लेट्स सपोज साइन अप करने के लिए वील यूज सम आईडी demo2@gmail.com एंड इसका पासवर्ड भी हम रख लेते हैं demo2। हमने साइन अप कर दिया। बाय डिफॉल्ट साइन अप करते ही हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हो जाने चाहिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर अभी हमारे साइन अप करते ही हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर तो स्टोर करा दी, मतलब एज ए यूजर हम साइन अप कर गए। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इफ वी गो एंड चेक आर कलेक्शन db.users.find
तो यूजर्स के अंदर जो हमारा डेमो 2 है वो जाके रजिस्टर हो गया है, हमारा सॉल्ट हैश पासवर्ड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जाके स्टोर हो गई है, बट ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं हुआ। एंड जनरली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चाहे हम किसी भी वेबसाइट या ऐप को यूज करते हो, ऐसा ही फ्लो होता है कि जैसे ही हमने साइन अप कर दिया हम ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन भी हो जाते हैं, यानी प्लेटफॉर्म के अंदर हम आ जाते हैं, बट वो चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें एक्सप्लिसिटली अलग से जाके यहाँ लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन सेकेंड टाइम ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने प्लेटफॉर्म के अंदर फाइनली लॉग्ड इन होंगे। तो इस चीज़ को बाईपास करने के लिए, इस चीज़ को स्मूथ बनाने के लिए, यानी जैसे ही हमने साइन अप कर दिया वैसे ही ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन करने के लिए हम अपनी एक फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे। तो जैसे हमने पासपोर्ट के /लॉगआउट मेथड को यूज़ किया था, /लॉगआउट मेथड क्या करता है, हमारे यूज़र को ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट कर देता है, वैसे ही पासपोर्ट के पास एक /लॉगिन मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली जो हमारा करंट यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल्स के बेसिस पे उसे लॉग इन कर देता है। तो इस मेथड को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम चाहते हैं जैसे ही साइन अप हो वैसे ही ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाए। तो हमारा जो /साइनअप वाला राउट है, क्रॉस दिस एंड अपने user.js के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो /साइनअप वाला राउट है, इसके अंदर हम चाहते हैं जैसे ही यूज़र साइन अप कर ले, मतलब जैसे ही हमारा यूज़र एक रजिस्टर्ड यूज़र बन जाए। यहाँ पे यूज़र क्या बन गया, रजिस्टर्ड यूज़र बन गया, मतलब ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है। जैसे ही डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए वैसे ही ऑटोमेटिक लॉगिन कर दो। तो यहाँ पर request.login मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, और जो हमारा request.login मेथड होता है वो सबसे पहले तो पैरामीटर के अंदर हमारे रजिस्टर्ड यूज़र की इन्फॉर्मेशन मांगता है, यानी किस यूज़र को आप लॉगिन कराना चाह रहे हो, एंड उसके बाद इट रिक्वायर्स अ कॉल बैक, एंड दिस कॉल बैक इज़ वेरी सिमिलर टू द लॉग आउट कॉल बैक। यानी जब हमने अपना request.logout यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था तो उसके अंदर जिस तरीके का कॉल बैक हमने पास किया था, कुछ इसी तरीके का कॉल बैक हमें लॉगिन के अंदर यूज करना पड़ता है। इनफैक्ट हम चाहे तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन को जाके भी देख सकते हैं। तो पासपोर्ट के अंदर request.login हमारा एक मेथड होता है जिसमें सबसे पहले हम अपना यूज़र पास करते हैं एंड उसके बाद हम अपने लिए कॉल बैक पास करते हैं कुछ इस तरीके से। इस कॉल बैक के अंदर हमारे पास एक एरर पैरामीटर होता है, तो अगर हमारे पास एरर आता है देन वी कॉल द नेक्स्ट, अदरवाइज हम अपनी जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो व्हेन द लॉगिन ऑपरेशन कंप्लीट्स, यूजर विल बी असाइन्ड टू request.user। जब भी कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब तक request.user क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, उसको हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। तो हमारा लॉगिन फंक्शन क्या करेगा, अगर लॉगिन का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो request.user के अंदर जाके अभी जो करंट यूजर है सेशन के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर करा देगा। तो passport.authenticate middleware invokes request.login automatically. This function is primarily used when users sign up, during which request.login can be invoked to automatically log in the newly registered user. यानी जो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं request.login स्पेसिफिकली उसी काम के लिए बना होता है। जैसे कोई यूजर जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करेगा उसे ऑटोमेटिकली लॉगिन करा दो। इसी तरीके से अगर हम लॉग आउट का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो लॉग आउट मेथड कैन बी कॉल्ड ऑन एनी राउट हैंडलर विच नीड्स टू टर्मिनेट अ लॉगिन सेशन। यानी किसी भी यूजर का अगर लॉगिन सेशन टर्मिनेट करना है उसके लिए हम लॉग आउट को कॉल करते हैं। तो लॉग आउट मेथड क्या करेगा, request.user प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा एंड क्लियर द लॉगिन सेशन इफ एनी। तो इस तरीके से हमारे लॉगिन एंड लॉग आउट काम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कॉल बैक पास करेंगे, उसके अंदर वील हैव द एरर। अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपने नेक्स्ट को विद द एरर। एंड बाकी सारी केसेस में हम क्या करेंगे, अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुका है तो उसके बाद हम क्या करने चाहते हैं, वेलकम टू वांडरलिस्ट अपना मैसेज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं और /listings पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसको सेव कर लिया एंड अब हम ऑल लिस्टिंग्स पर अगर जाएंगे एंड वी ट्राई टू साइन अप, लेट्स साइन अप विद डेमो 3। काफ़ी सारे हमने अकाउंट बना लिए हैं डेमो के नाम से, डेमो 3। साइन अप जैसे ही हमने किया हम क्या कर गए, ऑटोमेटिकली अब लॉग इन कर गए। अब हमें दोबारा से साइन अप एंड लॉग इन नहीं दिखा रहा, अब हमें क्या दिखा रहा है, सिर्फ लॉग आउट वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली हम पासपोर्ट की फंक्शनैलिटीज को, मेथड्स को यूज करके ऑटोमेटिकली लॉग इन कर रहे हैं आफ्टर आवर साइन अप। नेक्स्ट हम एक और फ्लॉ को एड्रेस करने वाले हैं अपने साइन अप एंड लॉग इन के प्रोसेस के अंदर। यानी अभी जब हम साइन अप कर रहे हैं तो साइन अप करने के बाद जब हम ऑटोमेटिकली अपने प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर रहे हैं या लॉग इन करने के बाद भी अगर आ रहे हैं, तो अभी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमें रीडायरेक्ट कर रहा है टू /listings। यानी अभी लॉग इन एंड साइन अप करने के बाद हम सिर्फ /listings पे जा रहे हैं। इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें न्यू लिस्टिंग्स को ऐड करना है तो ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो प्लेटफॉर्म हमें कह रहे हैं कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लॉग इन कर देते हैं विद डेमो। हमने लॉग इन कर दिया
बट अब हम कहाँ आ रहे हैं, अब हम स्लैश लिस्टिंग्स पे आ रहे हैं, पर हमें तो क्या करना था, हमें तो नई लिस्टिंग को ऐड करना था। तो बेसिकली यूजर के लिए एक इनकन्वीनियंस है, और हम चाहते हैं कि हम जब भी प्लेटफॉर्म्स बनाए, कोई भी वेबसाइट बनाए, वो यूजर के लिए ईजी टू यूज हो। तो बेसिकली यूजर अगर एक लिस्टिंग ऐड करना चाह रहा था और बीच में हमने उससे अलग से लॉगिन करवाया है, तो हमें उसे वापस से यहीं पे यानी इसी पेज पे रीडायरेक्ट करने की जरूरत है। बट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो लॉग्ड इन नहीं था, तो हम डायरेक्टली उसे स्लैश लिस्टिंग्स पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। अब अपनी फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के लिए एक चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए कि जो हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अपने मिडलवेयर के अंदर हम जा सकते हैं और यहाँ पर हम console.log करके प्रिंट करवा सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इसको सेव कर लेंगे। अब जैसे ही हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे, वैसे ही हमारी ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये इसकी डिटेल्स प्रिंट करवा रहा है। तो इस तरीके से इसमें कुछ कुकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, हमारे होस्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर है विच इज़ लोकल होस्ट 8080, और ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे राउट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, यानी रिक्वेस्ट के अंदर हमारा पाथ भी स्टोर्ड है कि हम कौन से पाथ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। इवन दो हम वहां पर आए नहीं, मतलब हम न्यू वाले पाथ को एक्सेस कर नहीं पाए, बट कौन से पाथ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे वो भी उसने स्टोर कराया है। और अगर हम देखें तो वो हमारे सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, हमारे लिए हमारे पूरे पाथ का नेम स्टोर करता है, यानी स्लैश लिस्टिंग स्लैश न्यू। तो इस तरीके से कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होती है। अब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक पाथ नाम की चीज हमने नोटिस की जो स्टोर्ड होती है, जिसके अंदर वो पाथ होता है जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हमारी जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक ओरिजिनल यूआरएल नाम की भी चीज स्टोर होती है। ओरिजिनल यूआरएल यानी पाथ तो होता है कि स्लैश न्यू, जिस पाथ को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये रिलेटिव होता है, पर ओरिजिनल यूआरएल इज द कंप्लीट यूआरएल जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम ऐड न्यू लिस्टिंग पर जाएंगे तो ये क्या करेगा, हमें दिखाएगा कि रिक्वेस्ट के अंदर पाथ क्या था, स्लैश न्यू, एंड ओरिजिनल यूआरएल क्या था, ओरिजिनल यूआरएल था स्लैश लिस्टिंग स्लैश न्यू। उसी तरीके से अगर हम एडिट करने की कोशिश करें बिना लॉगिन किए, इफ वी गो टू स्लैश एडिट, तो उस केस में क्या दिखाएगा कि ये हमारा पाथ था एंड दिस वाज द ओरिजिनल यूआरएल जिसको हमने एक्सेस करने की कोशिश की। तो बेसिकली ये जो ओरिजिनल यूआरएल है यही वो यूआरएल है जिस पर हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं आफ्टर डूइंग लॉगिन। अगर कोई एडिट करने गया है या लेट्स सपोज अगर कोई न्यू लिस्टिंग ऐड करने गया है और उससे हम लॉगिन करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं लॉगिन हो जाए तो उसके बाद वो कहाँ पर रीडायरेक्ट हो, उसके बाद वो इसी ओरिजिनल यूआरएल पे जाके रीडायरेक्ट हो। तो इस ओरिजिनल यूआरएल को हम किसी चीज़ के अंदर किसी वैल्यू के अंदर स्टोर करवा लेंगे और जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा वैसे ही रीडायरेक्ट कर देंगे टू दिस सेव्ड यूआरएल। तो हमें बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है और एक प्रोसेस क्रिएट करना है, एक फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है जिसकी मदद से दोबारा हम इसी पाथ के ऊपर ऑटोमेटिकली पहुंच सके। अब इस ओरिजिनल यूआरएल को सेव करवाने के कई सारे डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसको सेव कहाँ पे करवाएं। सेव हम ओरिजिनल यूआरएल को तभी करवाना चाहते हैं जब हमारा यूजर लॉग्ड इन नहीं है, यानी ये इज लॉग्ड इन वाला मिडलवेयर अगर कॉल हुआ तो ये चेक करेगा यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन था तब तो हमें इस पाथ को सेव करवाने की जरूरत है ही नहीं। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तब हमें इस पाथ को सेव करवाने की जरूरत है। तो ये जो पूरा का पूरा सेव करवाने का लॉजिक है ये हमारे इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, यानी अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तब हम उसकी इंफॉर्मेशन को, या ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है इसे रीडायरेक्ट यूआरएल कह देते हैं जहां पे हमें लॉगिन के बाद रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, इसे हमें सेव करवाना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसे सेव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सेशन ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर सेशन रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। उसी के अंदर हम एक नया पैरामीटर क्रिएट करेंगे विच इज गोइंग टू बी रीडायरेक्ट यूआरएल, और इसके अंदर हम अपनी रिक्वेस्ट का ओरिजिनल यूआरएल जो है उसे स्टोर करवाएंगे। तो एक बार रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर ही हमने अपने ओरिजिनल यूआरएल को स्टोर करा लिया, तो उसके बाद कोई भी यानी सारे के सारे मेथड सारे के सारे मिडलवेयर्स के पास इस रिक्वेस्ट डॉट सेशन की एक्सेस तो होगी। तो उसके बाद अगर हमें कभी भी रीडायरेक्ट यूआरएल चाहिए होगा तो हम यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या फ्लो बिल्ड करना चाह रहे हैं, फ्लो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा यूजर लॉग इन करे, जैसे ही यूजर ने लॉग इन कर लिया सक्सेसफुली, वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया, वैसे ही ऑटोमेटिकली जिस भी पाथ को वो पहले एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, यानी लेट्स सपोज यूजर ने कोई पाथ एक्सेस करने की कोशिश की तो पाथ एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म ने उसे बोला पहले लॉगिन करो, तो लॉगिन करने के बाद दोबारा से हम यूजर को इसी पाथ पर रीडायरेक्ट कर लें, और ये जो पाथ है यही हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल है। तो बेसिकली ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है इस पर भेजने के लिए हम लॉगिन के बाद अपने यूजर को इस पर भेजेंगे। तो कैसे भेज सकते हैं, वी कैन गो टू user.js जो हमारा राउट है, एंड user.js के अंदर जैसे ही यूजर ने एक बार यहाँ पे आके लॉग इन कर लिया
तो हम बेसिकली चाहते हैं यहाँ जो response.redirect/listings पे हो रहा है ये /listings पे ना हो, ये रीडायरेक्ट हो टू request.session.redirect URL, जो हमने नया अपने लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है रीडायरेक्ट यूआरएल के अंदर, इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब जनरल केसेस के अंदर ये चीज वर्कआउट करनी चाहिए, बट यहाँ पर पासपोर्ट हमें एक प्रॉब्लम देगा। पासपोर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली जैसे ही आप /login कर जाओगे, मतलब जैसे ही इस मिडलवेयर ने सक्सेस मैसेज दे दिया, जैसे ही पासपोर्ट ने ऑथेंटिकेट कर दिया और हम लॉग इन कर गए, वैसे ही क्या होता है, पासपोर्ट बाय डिफॉल्ट request.session को रीसेट कर देता है। यानी अगर हमारे मिडलवेयर ने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कराई होगी, ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है इसको अगर हमने स्टोर कराया होगा, तो user.js के अंदर ये जो /login है वहां पे पासपोर्ट क्या करेगा, सेशंस के अंदर से रीडायरेक्ट यूआरएल को डिलीट कर देगा। तो बेसिकली अभी जब हम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस यूआरएल को, तो एक एम्प्टी अनडिफाइंड वैल्यू होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने request.session के अंदर ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल की वैल्यू है इसे हम अपने लोकल्स के अंदर सेव करा लेते हैं। और लोकल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हर जगह एक्सेसिबल होंगे, एंड हमारे पासपोर्ट के पास एक्सेस नहीं है लोकल्स को डिलीट करने की। तो अपने रीडायरेक्ट यूआरएल को सेव करवाने के लिए हम एक और मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं, module.exports.save redirect URL, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मेथड जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट है, बिकॉज इट्स अ मिडलवेयर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारी रिक्वेस्ट के सेशन के अंदर कोई रीडायरेक्ट यूआरएल सेव हुआ है तो उसे रिस्पॉन्स में लोकल्स वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे। से रीडायरेक्ट यूआरएल कह देते हैं इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड इसे कर लेते हैं सेव, एंड उसके बाद हम कॉल कर देंगे अपने नेक्स्ट को। तो यहां पर अगर हमारे यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा तो उसका ओरिजिनल यूआरएल हम सेव करवा लेंगे रीडायरेक्ट यूआरएल में, और फिर रीडायरेक्ट यूआरएल को क्या करेंगे, रीडायरेक्ट यूआरएल से लोकल्स के अंदर सेव करवा लेंगे। तो ये जो सेव रीडायरेक्ट यूआरएल है इसे हमें कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, यानी इस मिडलवेयर को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। लॉगिन के अंदर पासपोर्ट जैसे ही हमारे यूजर को लॉगिन कर रहा है यानी ऑथेंटिकेट कर रहा है, उससे जस्ट पहले हमें उसका जो रीडायरेक्ट यूआरएल है उसको लोकल्स के अंदर सेव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपने सेव रीडायरेक्ट यूआरएल वाले मिडलवेयर को कॉल करेंगे, इसे सेव कर लेते हैं। एक चीज नोट करनी है, यहाँ पर मेरे VS कोड ने ऑटोमेटिकली इसे इंक्लूड कर लिया, रिक्वायर कर लिया, बट अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता आपके विजुअल स्टूडियो कोड में तो इस लाइन ऑफ कोड को मिस नहीं करना, नहीं तो हमारे पास एरर आएगा। तो मिडलवेयर से हमें वो मेथड जो है उसे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो अब हमारा फ्लो क्या हो रहा है, जैसे ही हम लॉगिन करवा रहे हैं वैसे ही सेव रीडायरेक्ट यूआरएल, पहले हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल सेव करवाएगा, उसके बाद ही हम पासपोर्ट से लॉगिन करेंगे, फिर request.session के अंदर से रीडायरेक्ट यूआरएल डिलीट हो जाएगा। और अब हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करने की जरूरत है, अब हमारे पास डायरेक्टली response.locals.redirect URL नाम का एक ऑप्शन है जिसके अंदर हम इस चीज को सेव करवा सकते हैं। सो दिस इज रीडायरेक्ट यूआरएल एंड इसको कर लेते हैं सेव। अब हम जाके अगर टेस्ट करेंगे, ऑल लिस्टिंग्स पे जाएंगे, ऐड न्यू लिस्टिंग्स, हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। हम डेमो से अगर लॉगिन कर ले, लॉगिन किया तो अब हम कहाँ पर आ गए, अब हम डायरेक्टली अपने ऐड न्यू लिस्टिंग्स वाले पेज पे आ गए। ऐसे एक बार लॉग आउट करते हैं एंड एडिट वाले राउट के साथ इसे टेस्ट करते हैं। अगर हमें कुछ एडिट करना है तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हमने लॉगिन किया विद डेमो, लॉगिन हमने कर लिया, तो हम कहाँ आ गए, हम डायरेक्टली अपने एडिट वाले पेज पे आ गए। तो इस तरीके से हमारा सेव रीडायरेक्ट यूआरएल काम करता है। बट इसके अंदर भी एक छोटा सा फ्लॉ है। लेट्स सपोज हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हमारे होम पेज पर हैं। होम पेज से अगर हम डायरेक्टली लॉगिन करते हैं, वी कैन राइट आवर इन्फॉर्मेशन डेमो एंड डेमो। जैसे ही हमने लॉगिन किया क्या दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड, यानी यहां से अब हम /listings पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि जब हम डायरेक्टली लॉगिन कर रहे हैं, यानी यहां पर आके जब हम डायरेक्टली लॉगिन कर रहे हैं, तो उस केस में तो हमारा जो इज लॉग्ड इन वाला मिडलवेयर है वो ट्रिगर हुआ ही नहीं। इज लॉग्ड इन अगर ट्रिगर नहीं हुआ तो उस केस में request.session के अंदर ओरिजिनल यूआरएल सेव नहीं हुआ, वो सेव नहीं हुआ तो लोकल्स के अंदर भी सेव नहीं हुआ, लोकल्स के अंदर भी सेव नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पर response.redirect के अंदर यहाँ जो पाथ है वो अनडिफाइंड पाथ है, इसीलिए हमारे पास एरर आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। अब ये छोटे छोटे फ्लॉज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी हम लॉग इन, साइन अप या कोई भी फंक्शनलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो हर एक छोटी चीज का हमें आइडिया होना चाहिए, हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई एरर आ रहा है इंप्लीमेंटेशन के अंदर तो उसका रीजन क्या है। तो हमारा रीजन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्लेटफॉर्म के अंदर फ्लो समझना पड़ेगा कि जब भी हम लॉग इन या जब भी हम साइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन पहले ट्रिगर हो रहा है और किस फंक्शन का एग्जैक्टली क्या पर्पस है।
तो हमें समझ में आ गया कि ये जो response.locals है डायरेक्टली अगर हम लॉगिन जाके कर रहे हैं तो उसके अंदर रीडायरेक्ट यूआरएल एम्प्टी है। तो इसीलिए अगर रीडायरेक्ट यूआरएल एम्प्टी है या नहीं है, इस कंडीशन को हमें पहले ही चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, या इनफैक्ट हम एक नया वेरिएबल बना सकते हैं, लेट रीडायरेक्ट यूआरएल इज इक्वल टू, अगर हमारे response.locals के अंदर रीडायरेक्ट यूआरएल एग्जिस्ट करता है तब तो इसे सेव करवा दो इस वेरिएबल के अंदर, नहीं तो हम अपने /listings पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने रीडायरेक्ट यूआरएल को कर देंगे सेव एंड ऑल लिस्टिंग्स पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। इस बार अगर हम लॉगिन करते हैं, लेट्स लॉगिन विद डेमो एंड डेमो, हमने लॉगिन किया तो इस बार हम अपने होम पेज पे आ गए, काइंड ऑफ आर ऑल लिस्टिंग्स पेज। तो इस तरीके से ये जो पूरी फंक्शनैलिटी है इसको बिल्ड करके हमने क्या किया है, सही पेज पे सही जगह पे अपने यूजर को हमने रीडायरेक्ट करवाया है, जो हमारे यूजर की जर्नी को और ज्यादा स्मूथ बनाता है। अब नेक्स्ट हम अपनी सारी लिस्टिंग्स के साथ एक ओनर को एसोसिएट करने वाले हैं। अब ओनर को एसोसिएट करने की क्यों जरूरत है? बेसिकली जितनी भी लिस्टिंग्स को हमने क्रिएट किया है, हर इस एक लिस्टिंग के साथ अगर उसका ओनर एसोसिएटेड होगा तो उसके लिए हम ऑथराइजेशन को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में मतलब क्या है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है ये पहचानना कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं यहाँ पे। यानी अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं एक ऐसा यूजर हूँ जिसने ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे साइन अप किया हुआ है, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, तो वो हम /login से वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही /logout /signup, ये सारे के सारे हमारे प्रोसेसेस हैं ऑथेंटिकेशन के। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑथराइजेशन के बारे में। ऑथराइजेशन हमें बताता है कि कौन से यूजर को हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या काम करने की परमिशन है। तो जब भी हम परमिशंस के साथ डील करते हैं तो मतलब हम ऑथराइजेशन के साथ डील कर रहे हैं। तो यहां पर हम परमिशंस में सेट करना चाहते हैं कि जो भी लिस्टिंग है उस लिस्टिंग को अगर एडिट करना है या उस लिस्टिंग को डिलीट करना है तो डिलीट या एडिट का ऑपरेशन वही व्यक्ति कर पाए जो उस लिस्टिंग का ओनर है। मतलब जिसने लिस्टिंग को क्रिएट किया है वही उस लिस्टिंग को कल को जाके एडिट या डिलीट कर पाए, ये हमेशा होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे। अब ये तो हो गई लिस्टिंग की ऑथराइजेशन। इसके साथ में बाद में हम इंप्लीमेंट करेंगे कि जिस व्यक्ति ने रिव्यू को क्रिएट किया है, जिस यूजर ने रिव्यू को क्रिएट किया है, वही जाके रिव्यू को डिलीट कर पाए। तो इस तरीके की जब हम फंक्शनैलिटीज की बात करते हैं तो सारी की सारी ऑथराइजेशन के अंडर आती है। अब लिस्टिंग में एडिट एंड डिलीट के लिए ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने से पहले हमें एक ओनर प्रॉपर्टी है जिसको लिस्टिंग के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्कीमा के अंदर जाके अपने ओनर को ऐड करना पड़ेगा। अब स्कीमा के अंदर जब हम ओनर को ऐड करेंगे, लेट्स गो टू मॉडल्स के अंदर हमारा लिस्टिंग स्कीमा। लिस्टिंग स्कीमा के अंदर जब हमने रिव्यूज को ऐड किया था तो रिव्यूज के लिए हमने टाइप में ऑब्जेक्ट आईडी रखा था एंड रेफरेंस के लिए हमने रिव्यू डिफाइन किया था। ऐसे ही अब जब हम एक ओनर प्रॉपर्टी हर एक लिस्टिंग के साथ ऐड करेंगे तो ओनर लिस्टिंग के लिए एक सिंगल ओनर होगा, कोई एरे नहीं रखने वाले हम। लेकिन हाँ, ओनर किसको रेफर करेगा? ओनर हमारे यूजर वाला जो स्कीमा है उसको रेफर कर रहा होगा, क्योंकि लिस्टिंग का जो ओनर है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रजिस्टर्ड यूजर भी होना चाहिए। तो उसके लिए जो ओनर है उसका टाइप हम रखने वाले हैं schema.types.objectId एंड यहाँ पर हम रेफरेंस के लिए लेंगे अपना यूजर एंड इसे कर लेते हैं सेव। तो अभी तो हमने अपने लिस्टिंग स्कीमा को जाके अपडेट कर दिया, बट हमारा जो इनिशियलाइज्ड डेटाबेस है, यानी अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएं एंड इफ वी डू db.listings.find, तो यहाँ पर अभी किसी भी लिस्टिंग के अंदर हमें ओनर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने लिस्टिंग्स क्रिएट की थी तो स्कीमा के अंदर ओनर नहीं था। ये चीज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को री इनिशियलाइज करेंगे। हमारा ये जो डेटा है, डेटा के अंदर या तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हमारे एरे के अंदर जाके एक एक जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ओनर प्रॉपर्टी को जाके डिफाइन कर दें। और ओनर प्रॉपर्टी में हम कौन सी ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर कराएंगे? हम कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट आईडी ले सकते हैं। लेट्स सपोज db.users.find के अंदर लेट्स सपोज हमारी जितनी भी सारी की सारी लिस्टिंग्स हैं उनको एक ही व्यक्ति, एक ही ओनर ने क्रिएट किया है। उसके लिए हम इस डेल्टा स्टूडेंट वाले यूजर नेम को रख लेते हैं एंड इसकी ऑब्जेक्ट आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक तो तरीका होगा कि हम data.js के अंदर जाके हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक ओनर प्रॉपर्टी क्रिएट करें और उसके अंदर अपनी ऑब्जेक्ट आईडी ऐड कर दें, इंसर्ट कर दें। तो ये चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, बट इसको करने का एक और बेटर तरीका है। हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं। व्हाट वील डू, वील गो टू दिस index.js जो इनिशियलाइज करने का काम करता है हमारी डेटाबेस को। एंड यहाँ पे जब हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटा को, उससे जस्ट पहले हमारा जो इनिट डेटा है उसके अंदर हम अपनी डेटा एरे को एक्सेस करेंगे और इस एरे को एक्सेस करके इसके ऊपर हम अपना मैप फंक्शन अप्लाई करेंगे।
और मैप क्या करेगा, मैप हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए, यानी हमारे एरे के अंदर जो हर एक इंडिविजुअल लिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके एक नई प्रॉपर्टी को ऐड कर देगा। इसे ऐड करने के लिए बेसिकली हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू अ न्यू ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट की तो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, मतलब जो हमारी इंडिविजुअल लिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी तो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, बट उसके साथ में हम एक ओनर डिफाइन कर देंगे विद दिस आईडी। इसको कर लेते हैं सेव। बट यहाँ पे जो हमारा मैप फंक्शन होता है ये हमारे एरे के अंदर चेंजेस नहीं करता, ये क्या करता है, एक नया एरे क्रिएट करता है और ये जो इंसर्ट होगी ओनर प्रॉपर्टी ये नए एरे के अंदर इंसर्ट होगी। तो जो नया एरे बनाएगा ये उसे रिटर्न कर देगा एंड उसे रिटर्न करवा के हम सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, सेम वेरिएबल विच इज init data डॉट डेटा। तो इस तरीके से हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी ओनर प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं एंड एक बार cd करते हैं टू init। यहाँ पे जाके री इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोड index.js। तो हमारा डेटा वॉज री इनिशियलाइज्ड एंड एक बार डेटाबेस के अंदर जाएंगे, क्लियर कर लेते हैं। लिस्टिंग्स को इस बार चेक करें तो हर एक लिस्टिंग के साथ हमें एक ऑब्जेक्ट आईडी दिख रही है हमारे ओनर की, ये इसका ओनर है, ये इसका ओनर है एंड सारी की सारी ऑब्जेक्ट आईडीज जो हैं सेम है। लेट्स स्टॉप, क्लियर एंड दोबारा से चले जाते हैं हम यहाँ पर। अब अगर हम रीस्टार्ट करें अपने सर्वर को तो एज सच हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंज नहीं आया होगा, मतलब हमारी वेबसाइट वैसे ही वर्क करेगी, बट हमें पता है कि हमारी हर एक लिस्टिंग के साथ अब एक ओनर आ गया है। उस चीज़ को हम चाहें तो डिस्प्ले भी करा सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हमारे राउट्स के अंदर अगर हम listing.js पे जाएं, listing.js पे जो हमारा शो राउट है, दिस इज माई शो राउट, शो राउट के अंदर ऑलरेडी अगर हमारी लिस्टिंग के अंदर किसी ने कोई रिव्यू क्रिएट किया है तो हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिव्यूज। ऐसे ही हम यूजर के लिए भी पॉपुलेट कर सकते हैं, यानी यूजर रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आएंगे, पॉपुलेट के अंदर हम चेनिंग कर सकते हैं, वी कैन राइट डॉट पॉपुलेट एंड उसके बाद हमें हर एक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे यूजर नहीं, बेसिकली हम ओनर लिखना चाहते हैं कि हमें हर एक ओनर की इंफॉर्मेशन चाहिए एंड इसको कर लेते हैं सेव। तो इस बार जब भी हमारी लिस्टिंग हमारे डेटाबेस से आ रही होगी उसमें लिस्टिंग से रिलेटेड सारे के सारे रिव्यूज तो आएंगे ही, बट उसके साथ में ओनर की भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी एंड हम चाहें तो इस ओनर की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे प्रिंट करवाएंगे, console.log कर लेते हैं, हम अपने लिस्टिंग को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, इनफैक्ट शो राउट के अंदर। इसको कर लेते हैं सेव, ऑल लिस्टिंग्स के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इस फर्स्ट लिस्टिंग के अंदर हम जाते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया वैसे ही क्या हुआ, हमारी लिस्टिंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो लिस्टिंग के अंदर क्या क्या डेटा है, लिस्टिंग के अंदर आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज, प्राइस, लोकेशन, कंट्री एंड रिव्यूज अभी खाली हैं, बट साथ के साथ हमारे ओनर की इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, ओनर की आईडी आ रही है, ईमेल आ रहा है एंड यूजर नेम आ रहा है। हम चाहें तो इस यूजर नेम को भी साथ के साथ अपने शो राउट के अंदर पेज के ऊपर ही प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हमें बस show.ejs पर जाना पड़ेगा, लिस्टिंग्स के अंदर show.ejs एंड यहाँ पर हम जो अपनी इंडिविजुअल लिस्टिंग के लिए ये डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन से जस्ट पहले हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, अपने ओनर को प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए इसे इटैलिक में प्रिंट करवा लेते हैं। वील राइट लिस्टिंग डॉट ओनर। अगर लिस्टिंग डॉट ओनर आएगा तो उसमें पूरी की पूरी हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगी, बट हमें ओनर का सिर्फ ये यूजर नेम वाला पार्ट चाहिए। तो उसके लिए हम कर सकते हैं ओनर डॉट यूजर नेम, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार हमारे पास ये डेल्टा स्टूडेंट वाला ओनर आ गया एंड यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन भी हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। रिफ्रेश कर दिया, दिस इज आवर ओनर। इनफैक्ट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारी की सारी डिटेल्स हम इन्हें इंडिविजुअल पैराग्राफ्स के अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया जिसके अंदर सिर्फ हम अपने ओनर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड पैराग्राफ। कार्ड टेक्स्ट ही सबको हमने क्लास दी है जिसके अंदर हम अपना डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ये हो गया थर्ड पैराग्राफ जिसके अंदर हम अपना प्राइस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ये हो गया फोर्थ पैराग्राफ जिसके अंदर हम अपनी लोकेशन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एंड दिस इज़ द फिफ्थ पैराग्राफ जिसके अंदर हम अपनी कंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इसे कट कर देते हैं एंड सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो ये हमारा ओनर हो गया, ये हमारी बाकी सारी डिटेल्स हो गई। ओनर के सामने हम लिखवा सकते हैं ओन्ड बाय, सेव एंड रिफ्रेश। सो दिस लिस्टिंग इज ओन्ड बाय डेल्टा स्टूडेंट।
कल को अगर हम जाके ऐड न्यू लिस्टिंग करते हैं तो लॉगिन कर लेते हैं विद डेमो एंड डेमो, लॉगिन कर लिया। अब जब हम यहाँ पे डेमो कर रहे हैं तो इसमें टाइटल में हम न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड, कुछ भी रैंडम हम डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस इस तरीके की चीज़ें ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। अब अगर हम अपनी नई लिस्टिंग पर जाएंगे एंड क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है यूज़र नेम वॉज नॉट एडेड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करने के लिए जब भी हम एक नई लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे हैं हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसके यूज़र नेम को भी ऐड करना पड़ेगा। तो राउट्स के अंदर जाके listing.js में जब भी एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट हो रही है, यानी router.post के अंदर जब भी ये नई लिस्टिंग जो है सेव हो रही है, यहाँ पर अपनी न्यू लिस्टिंग के अंदर जो हमारा ओनर है उसके अंदर हमें अपने करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। अब करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम कैसे सेव करें, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पासपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाता है। कहाँ पे स्टोर करवाता है, request.user के अंदर। और ये जो request.user है इसके अंदर कई सारी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, बट इसके अंदर एक _ID वाली वैल्यू है जिसमें हमारे करंट यूज़र की ID स्टोर होती है। और हम चाहते हैं जो हमारी न्यू लिस्टिंग का ओनर हो उसके अंदर करंट यूज़र की ही ID स्टोर हो। तो उसको सेव करवा लेते हैं एक बार एंड वापस जाएंगे, एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। लेट्स लॉग इन विद डेमो एंड डेमो। हमने लॉग इन कर लिया, कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन हम जाके ऐड कर सकते हैं। ऐड कर ली इन्फॉर्मेशन, न्यू लिस्टिंग क्रिएट हो गई। अब अपनी न्यू लिस्टिंग पर जैसे ही जाएंगे वैसे ही क्या आएगा, ओन्ड बाय डेमो, यानी हमने लिस्टिंग क्रिएट की है तो इस बार ये हमारा यूजर नेम यहाँ पे दिखाएगा। किसी और लिस्टिंग पे जाएंगे, अगर हम इस लिस्टिंग पर जा रहे हैं तो यहाँ दिखाएगा ओन्ड बाय डेल्टा स्टूडेंट। सो दिस इज द वे दैट वी कैन एसोसिएट ओनर विद द लिस्टिंग। अभी तक हमने ऑथराइजेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया है कि कौन लिस्टिंग को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पर ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने से पहले कौन हमारी लिस्टिंग का या कौन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ओनर है, क्रिएटर है, उसको हमें सेव करवाना पड़ता है अपने डेटाबेस के अंदर। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑथराइजेशन के साथ। ऑथराइजेशन यानी अब हम लिमिट लगाएंगे कि हमने जितनी भी लिस्टिंग्स क्रिएट की है उन्हें कौन एडिट एंड डिलीट कर पाएगा। अब ऑथराइजेशन के साथ स्टार्ट करने से पहले हमने ये यहाँ पर ये जो request.user की बात की थी, एक बार हम इसे प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं सो दैट वी गेट सम एश्योरेंस कि रिक्वेस्ट के अंदर ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है ये हमारे लिए ID एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराता है। इसको सेव कर लेते हैं, साथ के साथ यहाँ पर index.js को ये क्रॉस कर देते हैं। अब लेट्स कम टू आवर प्लेटफॉर्म, ऑल लिस्टिंग्स में हम जाएंगे एंड यहाँ पर हम लॉग इन करने वाले हैं विद आवर डेमो यूज़र। तो डेमो से हमने लॉगिन कर लिया और हम एक नई लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे। हमने किसी भी रैंडम जो लिस्टिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया, अपनी लिस्टिंग के पास जाएंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओन्ड बाय डेमो। साथ के साथ हमारी जो request.user है जिसे हमने प्रिंट करवाया है, इस request.user के अंदर क्या प्रिंट हुआ है, ये हमारा request.user है जो प्रिंट हुआ है। और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर हमारी यूज़र की हमारे पास ID आती है, ईमेल आता है, यूज़र नेम आता है एंड _v। तो बेसिकली ये जो request.user.id है यही हमारे ओनर की ID को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को यहाँ से हम कर सकते हैं क्रॉस एंड सेव। अब सबसे पहली चीज़ ऑथराइजेशन के लिए जो हम कर सकते हैं वो है हमारे डिलीट एंड एडिट बटन को हाइड करना उन यूज़र्स के लिए जो उसके ओनर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लिस्टिंग है इसे तो डेमो ने क्रिएट किया है, तो डेमो जाके इसे एडिट कर सकता है। यानी अगर हम यहाँ पर डेमो एंड डेमो से लॉगिन करेंगे तो फिर हम जाके इस लिस्टिंग को एडिट कर सकते हैं। बट अगर ये हमारे पास लिस्टिंग है और हम क्या कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे एडिट पर जा पा रहे हैं, यानी इस लिस्टिंग को चाहें तो हम एडिट कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज हम लॉग्ड इन हैं। इवन दो हम लॉग्ड इन हैं किसी और अकाउंट से, पर हम किसी दूसरे अकाउंट की लिस्टिंग को जाके एडिट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हटाने के लिए हमें इन एडिट एंड डिलीट ऑप्शंस को ही सबसे पहले हाइड करना पड़ेगा। इन्हें हाइड हम कैसे कर सकते हैं, इन्हें हाइड करने के लिए हम दो वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी लिस्टिंग का ओनर एग्जैक्टली है कौन। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि अभी जो हमारी लिस्टिंग को एडिट या फिर डिलीट करने की कोशिश कर रहा है वो यूज़र कौन सा यूज़र है, यानी हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड अगर हम ध्यान देंगे तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। लिस्टिंग ओनर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास EJS टेम्पलेट के अंदर show.EJS के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हम लिस्टिंग ओनर से ओनर की जो ID है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जो हमारा करंट यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोकल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं।
यानी यहाँ पर जो हमारा request.locals है, इफ वी गो टू app.js, यानी app.js के अंदर जो हमारा response.locals.current यूजर है, ये हमारे करंट यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराता है। तो करंट यूजर की इन्फॉर्मेशन है यानी करंट यूजर की हमारे पास आईडी भी है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि लिस्टिंग के ओनर की आईडी और करंट यूजर की आईडी अगर सेम है तो उस केस में तो एडिट और डिलीट बटन शो होंगे और एडिट डिलीट करना अलाउड होगा, और बाकी सारी केसेस में हम वो चीज़ रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपने show.ejs पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम हाइड करना चाहते हैं बेसिकली अपने बटन्स को। तो show.ejs के अंदर ऑल रिव्यूज़ के ऊपर ये हमारा रिव्यू का फॉर्म है एंड यहाँ पे आके वी हैव दिस div जिसकी क्लास है हमारे पास बटन्स, जिसके अंदर हमारा एडिट का एंड हमारा डिलीट का बटन दोनों है। तो यहाँ से हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारे करंट यूज़र की जो आईडी है, और यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड डॉट इक्वल्स, जो हमारे करंट यूज़र की आईडी है वो अगर हमारे लिस्टिंग के ओनर के साथ मैच करती है, तो जो लिस्टिंग ओनर की आईडी है वो अगर मैच करती है, उसी केस में हम अपने बटन्स को शो करवाएंगे। तो सारे के सारे बटन्स को हम यहाँ पर हाइड करने वाले हैं। इसे कर लेते हैं सेव। साथ के साथ हमें पता है कि हमारा जो करंट यूज़र है एक मिडलवेयर के अंदर जाके सेव हो रहा है। तो एक ऐसा केस भी आ सकता है जिसमें लेट्स सपोज मिडलवेयर हमारा रन नहीं किया या उसके अंदर कोई एरर आ गया, तो उस केस में करंट यूज़र सेव ही नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस के लिए हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि करंट यूज़र सबसे पहले तो हमारे लोकल्स के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए एंड करंट यूज़र की आईडी अगर लिस्टिंग ओनर के इक्वल होगी, यानी लिस्टिंग ओनर के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर है, दोनों अगर इक्वल होंगी तभी हम अपने बटन्स को शो करवाएंगे। इसको सेव कर लेते हैं। तो एक बार हम सर्वर को स्टॉप करके दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया। इफ़ वी गो टू ऑल लिस्टिंग्स, तो ऑल लिस्टिंग्स के अंदर हम अभी लॉगिन कर सकते हैं। लेट्स लॉगिन विद डेमो एंड डेमो। हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करके अगर हम अपनी फर्स्ट लिस्टिंग पे जाएं, तो इस लिस्टिंग को क्रिएट किया है डेल्टा स्टूडेंट ने, इसीलिए हमें अब एडिट एंड डिलीट का बटन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम ओनर नहीं हैं। बट अगर हम किसी दूसरी लिस्टिंग पर जाएं, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी लास्ट लिस्टिंग पर जाएंगे, तो हमारी लिस्टिंग के लिए भी हमें चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो एक बार राउट्स के अंदर जाके अपने लिस्टिंग राउट्स के अंदर लेट्स चेक आउट द शो राउट। शो राउट के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्टिंग डॉट ID से पहले पॉपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, एंड उसके बाद अगर हमारी लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो हम फ्लैश करवा रहे हैं एरर मैसेज, नहीं तो हम प्रिंट करवा रहे हैं अपनी लिस्टिंग को एंड फिर हम रिस्पॉन्स में रेंडर कर रहे हैं show.ejs को। तो यहाँ पर लिस्टिंग के अंदर हमारे पास ऑलरेडी हमारे ओनर की आईडी है जो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं कि show.ejs के अंदर जाके ये जो लिस्टिंग डॉट ओनर है इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम ओनर की आईडी को। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब चीज़ें वर्क करेंगी। अभी हम लॉग्ड इन हैं एज डेमो, तो डेमो की तरह लॉग्ड इन है। डेमो ने ही लिस्टिंग क्रिएट की थी यानी हमारे अकाउंट से हुई थी, तो हमें एडिट एंड डिलीट ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, हम एडिट के ऊपर जा भी सकते हैं। बट अगर हम डेल्टा स्टूडेंट वाले अकाउंट पे जाएंगे तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करते हैं, अब एज अ डेल्टा स्टूडेंट। पासवर्ड होगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड। लॉगिन किया, तो इस बार अगर हम अपनी लिस्टिंग पे जाएंगे जो हमने ही क्रिएट की थी, तो उस केस में हमें एडिट एंड डिलीट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमारी ऑथराइजेशन काम करती है। तो बेसिकली अभी हमने इंप्लीमेंट कर लिया कि एडिट एंड डिलीट अभी वही लोग कर पाएंगे यूजिंग दीज बटन्स जिसने उस लिस्टिंग को क्रिएट किया है। बाकी लोगों को हमारे जो बटन्स हैं ये इस तरीके से दिखाई नहीं देंगे, मतलब बटन्स हमारे मिसिंग हो जाएंगे। बट अभी तो हमने सिर्फ एडिट एंड डिलीट के बटन हाइड किए। कोई अगर चाहे तो हॉपस्कॉच, पोस्टमैन या फिर अगर प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहे तो एक API रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे एडिट एंड डिलीट राउट को। तो बेसिकली इन राउट्स को भी प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है टू इम्प्लीमेंट ऑथराइजेशन, जिस चीज़ को हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट चीज़, अगर हमें लिस्टिंग्स के लिए ऑथराइजेशन को सेट करना है तो उसके लिए हम अपने लिस्टिंग्स राउट के अंदर जा सकते हैं और हम बेसिकली ऑथराइजेशन सेट करना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं अपने एडिट राउट के साथ कि कोई भी जाके किसी भी लिस्टिंग को एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी के लिए एक बार अपडेट राउट के अंदर जाते हैं। अपडेट राउट के अंदर क्या हो रहा है, अपडेशंस के लिए हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट को कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम अपनी लिस्टिंग को फाइंड कर रहे हैं और फिर हम उसे एक ही स्टेप के अंदर अपडेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करेंगे। यानी पहले हम लिस्टिंग के लिए
फाइंड बाय आईडी, सिर्फ इतने पार्ट को कॉल लगाएंगे एंड उसके बाद हम उसे अपडेट करने वाले हैं। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि बेसिकली सबसे पहले हम लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन डेटाबेस से ढूंढ रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और हम चेक करेंगे कि जो यूजर उस लिस्टिंग को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है क्या वो हमारी लिस्टिंग का ओनर है। अगर हमारा यूजर लिस्टिंग का ओनर नहीं है तो उस केस में वो अपडेशन अलाउड नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो फाइंड बाय आईडी के अंदर अपडेट पास करके हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय आईडी के अंदर जो भी हमारे पास लिस्टिंग रिटर्न होकर आएगी, लेट लिस्टिंग इज इक्वल टू अवेट लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय आईडी। और अगर हमारे लिस्टिंग का जो ओनर है डॉट इक्वल्स हमारे करंट यूज़र की जो आईडी है उसके अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ नॉट लगा देते हैं। हम बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं कि जिस भी लिस्टिंग को हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उस लिस्टिंग का ओनर हमारे करंट यूज़र की आईडी से सेम नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम रिक्वेस्ट में फ्लैश करवा देंगे एक एरर मैसेज एंड द मैसेज इज गोइंग टू बी यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। एंड यहाँ से रिस्पॉन्स से हम वापस से रीडायरेक्ट कर जाएंगे टू दिस शो राउट। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट एंड सेव। तो हमने एक्स्ट्रा लॉजिक अपने राउट के अंदर ऐड किया है कि लिस्टिंग को अपडेट फाइंड एंड अपडेट करने से पहले एक बार हमें चेक करना है कि जो लिस्टिंग है उसका ओनर क्या हमारा करंट यूजर है। अगर दोनों सेम नहीं है तो उस केस में हम इस मैसेज को फ्लैश करेंगे। अभी के लिए टेम्पररीली शो डॉट ईजेएस के अंदर ये जो हमने लॉजिक लिखा था, मतलब ये वाला जो हमने लॉजिक लिखा है इसको हम हटाने वाले हैं। तो हटाने के लिए अभी इसे यहाँ से कट कर देते हैं इस लॉजिक को। तो बेसिकली हम अपना शो एंड एडिट वाला जो ऑपरेशन है उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम रिफ्रेश करेंगे और लिस्टिंग्स पे चले जाते हैं, लॉगिन करने के लिए अभी हम डेमो से लॉग इन हैं। हमने अपने डेमो अकाउंट से लॉगिन कर लिया। डेमो अकाउंट से अगर हम डेल्टा स्टूडेंट की लिस्टिंग को जाके एडिट करने की कोशिश करेंगे, एक बार करते हैं। एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वापस से आके हम अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसे सेव कर लेते हैं एंड एक बार हम जाके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करेंगे विद द डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट से हमने लॉगिन कर लिया और अब अगर हम डेल्टा स्टूडेंट की लिस्टिंग को जाके अब एडिट करने की कोशिश करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लेट्स सपोज हम अपने प्राइस को चेंज करना चाहते हैं टू 2000 और जैसे ही एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे ओके करंट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। तो उस केस में हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं कि करंट यूज़र हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हम अपने रिस्पॉन्स में लोकल्स के अंदर करंट यूज़र की बात कर रहे हैं। तो लेट्स कम टू ऑल लिस्टिंग्स, लॉगिन करेंगे विद डेमो लॉगिन कर लिया। अब डेल्टा स्टूडेंट को जाके एडिट करने की कोशिश करेंगे। विल सेट द प्राइस टू 2000। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक किया ये दिखा रहा है यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। अच्छा, और ये जो 2000 जो उसने एडिट करवा दिया मतलब एरर मैसेज फ्लैश हो गया, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। अगर हम रिटर्न नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते रहेंगे। दोबारा सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। एक बार ये जो हमें बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, एक बार इसको हम बाद में जाके फिक्स करेंगे। हमें दोबारा से प्राइस एडिट करना है, लेट्स मेक इट 3000। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक किया ये दिखा रहा है यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर प्राइस 2000 है, यानी अब हमारी एडिटिंग जो है वो नहीं हुई। तो इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने ऑथराइजेशन को सेट कर दिया। मतलब अगर हम डेमो से लॉग्ड इन हैं तो अब हम डेल्टा स्टूडेंट की जाके या किसी और यूजर की जाके लिस्टिंग को एडिट नहीं कर सकते, ना ही हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे अगर हम सेम लॉजिक ऐड कर देते हैं। तो अब ये जो सेम लॉजिक है इसको इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि यही सेम कोड हम बार बार, मतलब इतना जो कोड है वो बार बार जाके हम हर एक जो राउट है उसके अंदर पेस्ट करें। डिलीट राउट में भी हमें कोड डालना पड़ेगा। इनफैक्ट एडिट का फॉर्म ही रेंडर नहीं हो उसके लिए भी हमें सेम कोड यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। दूसरा है इस कोड के लिए हम एक मिडलवेयर को क्रिएट कर दें। तो ऑब्वियसली वी नो कि मिडलवेयर को क्रिएट करना बेटर रहेगा एंड मिडलवेयर को क्रिएट करने के लिए हम एक नया फंक्शन मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नाम देंगे इज ओनर और इज ओनर फंक्शन का काम होगा ये चेक करना कि जो भी करंट यूजर है क्या वो हमारी लिस्टिंग का ओनर है या नहीं है। उस केस में हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगी, नेक्स्ट आएगा एंड यहाँ पे ये जो हमारा पूरा लॉजिक है इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। listing.js के अंदर इस कोड को वापस से सेट कर देते हैं जैसा ये पहले था, यानी
वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ले आए हैं और middleware.js के अंदर सबसे पहले तो इस मेथड को एसिंक्रोनस हम बना लेते हैं। अब ये जो आईडी है ये हमारे रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स से आएगी। उसके बाद हम लिस्टिंग को लेकर आएंगे अपनी डेटाबेस से, तो उसके लिए हमें इस लिस्टिंग मॉडल की ज़रूरत होगी। तो ऊपर इसे रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल स्लैश लिस्टिंग। सो लेट्स सेव इट एंड दोबारा जाके इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने लॉग इन किया एज, अच्छा हमने अपने मिडलवेयर को तो ऐड किया ही नहीं, जो हमारा इज़ ओनर वाला मिडलवेयर है listing.js के अंदर, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा यूज़र लॉग्ड इन है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या उस यूज़र के पास परमिशन है अपडेट करने की। तो पहले इज़ लॉग्ड इन चेक होगा, फिर हमारे पास आएगा क्या वो यूज़र ओनर है। उसके बाद हम अपनी लिस्टिंग को वैलिडेट करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, ऊपर रिक्वायर भी कर लेते हैं इज़ ओनर को, एंड ये हमारे लिए कंप्लीट हो गया। तो इज़ ओनर को हमने अपने अपडेट राउट के अंदर लिख लिया है। इनफैक्ट सेम चीज़ यानी इज़ ओनर को ही हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने एडिट राउट के अंदर। हम डिलीट राउट के अंदर भी इज़ ओनर को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए अपडेट में यूज़ किया है, एडिट में यूज़ किया है, बाकियों के लिए आई डोंट थिंक हमें ओनर को चेक करने की ज़रूरत है। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू ऑल लिस्टिंग्स। लॉग इन करते हैं विद डेमो। डेमो से अगर हमने लॉग इन किया, ये हमने लॉग इन कर लिया, ऑल लिस्टिंग्स पे जाएंगे तो अगर हम एडिट के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करेंगे, दिखा रहा है यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट, यानी फॉर्म तक तो जाने ही नहीं दे रहा। उस बटन को क्लिक करना ही अलाउ नहीं कर रहा फॉर्म को रेंडर कराने के लिए। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो भी दिखाएगा यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। तो उसके लिए यहाँ पर मैसेज हम चेंज कर देते हैं, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस लिस्टिंग। इस तरीके का कुछ मैसेज हम दे देते हैं। तो अब हम लॉगिन करेंगे अगर डेमो से, इस लिस्टिंग को क्रिएट किया है डेल्टा स्टूडेंट ने। हम एडिट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट द ओनर, हम डिलीट भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट द ओनर, बट ऑल लिस्टिंग्स के अंदर जाके जो डेमो ने लिस्टिंग क्रिएट की है उसको हम एडिट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर हमारा कोड स्टक कर गया। क्यों स्टक कर गया? क्योंकि इज ओनर एक मिडलवेयर है जिसके अंदर हम नेक्स्ट को कॉल ही नहीं करा रहे। तो लास्ट में इस मिडलवेयर के हमें नेक्स्ट को भी कॉल कराना पड़ेगा। तो एक बार जितना भी कोड हम अपना लिख लेते हैं वेबसाइट के अंदर किसी भी छोटे फीचर के लिए, उसको एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। बाकी उसके लिए प्रॉपर कंपनीज़ के अंदर हमारी टेस्टिंग होती है, आपको टेस्टिंग मॉड्यूल्स लिखने पड़ते हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्ट वगैरह के हमें अलग से मेथड्स लिखने पड़ते हैं, बट यहाँ पर हम मैन्युअली टेस्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट के लिए, तो भी इट इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पर वापस से आ जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, वी लॉग इन एज डेमो की तरह लॉगिन करके नाउ वी कैन एडिट आर लिस्टिंग। तो इस तरीके से हमारा जो इज ओनर वाला मॉड्यूल है ये वर्क कर रहा है। इसके साथ में हमारी listing.js के अंदर ये जो वैलिडेट लिस्टिंग वाला मेथड है इसको भी हम उठा के अपने middleware.js के अंदर एज अ मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ module.exports.validate लिस्टिंग को हम एज अ मिडलवेयर पास कर देंगे अपने मेथड को। तो एक्सप्रेस एरर को हमें रिक्वायर करने की ज़रूरत है और लिस्टिंग स्कीमा, दो चीज़ें हैं, इन्हें रिक्वायर कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट से सेव कर लेते हैं। एंड listing.js के अंदर इन दो चीज़ों को हम हटा सकते हैं। लेट्स सेव इट और यहाँ पे हम रिक्वायर कर लेंगे वैलिडेट लिस्टिंग को। क्या चीज़ क्रैश कर रही है? ओके, ये जो पाथ है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी $/ सर्वर हमारा रन कर रहा है। इसी तरीके से हम चाहें तो वैलिडेट रिव्यूज़ को भी मिडलवेयर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। वैलिडेट रिव्यू, इस मेथड को यहाँ से कट कर लेते हैं, इसे भी एक मिडलवेयर बना देते हैं, module.exports.validate रिव्यू। एंड इसके लिए हम अपने रिव्यू स्कीमा को रिक्वायर कर लेते हैं। यहाँ से रिक्वायर कर लेंगे अपने रिव्यू स्कीमा को एंड यहाँ से हम अपने रिव्यू स्कीमा को हटा सकते हैं, बट हम रिक्वायर कर सकते हैं वैलिडेट रिव्यू को फ्रॉम
middleware.js, इसको सेव कर लेते हैं। सारी चीज़ें होपफुली वर्क कर रही हैं। अभी जो हमारी मिडलवेयर फाइल है उसके अंदर हमने सारे मिडलवेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे लाके सेव कर दिए हैं। तो धीरे धीरे फाइल आपको बड़ी होती हुई दिखाई देगी। तो एक पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू वाले मिडलवेयर्स को अलग फाइल में सेग्रीगेट कर देंगे, लिस्टिंग वाले रिव्यूज़ को अलग फाइल में हम कर सकते हैं। तो जैसे भी हमें देखे कि किसी फाइल का कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हमें मॉड्यूल्स के बारे में सोचना चाहिए कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम अपने कोड को डिवाइड कर दें। एक बार फाइनली थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या ऑल लिस्टिंग वर्क कर रहा है। अगर हम ऐड न्यू लिस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर रहे हैं, ये हमारी न्यू लिस्टिंग आ गई। इसके लिए हमने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड किया, प्राइस ऐड किया, सारी चीज़ें की और हमारे पास अब ये लिस्टिंग क्रिएट होकर आ गई। इस लिस्टिंग के अंदर हम चाहें तो एक कोई रिव्यू भी ऐड कर सकते हैं। सबमिट कर दिया तो ये हमारे पास रिव्यू आ गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अभी फंक्शनल है। ऑथराइजेशन को हमने लिस्टिंग के लिए इंप्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑथराइजेशन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू रिव्यूज़, यानी हर एक इंडिविजुअल रिव्यूज़ के लिए हम कैसे ऑथराइजेशन को सेट कर सकते हैं। अब ऑथराइजेशन को सेट करने के लिए हम इसे काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहली तो हमें एक चीज़ करनी है कि जो भी रिव्यू है, हर रिव्यू के साथ उस रिव्यू का ऑथर होना चाहिए। ऑथर यानी जिसने उस रिव्यू को क्रिएट किया है। या तो हम इसे ऑथर नाम दे सकते हैं या फिर हम इसे ओनर नाम दे सकते हैं या इसका नाम हम क्रिएटेड बाय लिख सकते हैं। कोई भी फील्ड को हम नाम दे सकते हैं। विल गो विद ऑथर। तो हर रिव्यू के साथ अपना एक ऑथर एसोसिएटेड होना चाहिए जिसने उस रिव्यू को क्रिएट किया है। एंड इसी ऑथर के पास हमेशा एक्सेस होगी अपने रिव्यू को डिलीट करने की भी। तो इसके लिए हमें स्कीमा के अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। हम अपने रिव्यू स्कीमा के अंदर जा सकते हैं, सब बंद कर देते हैं एंड मॉडल्स के अंदर वील गो टू review.js। review.js के अंदर जाके हम एक ऑथर यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड द ऑथर इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप schema डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID एंड यहाँ पर हम रेफर करेंगे अपने यूज़र को। तो बेसिकली कोई ना कोई ऐसा यूज़र होगा जो ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा और वही हमारा ऑथर बनेगा। अब सेकंड चीज़ जो हमें इंप्लीमेंट करनी है वो ये इंप्लीमेंट करनी है कि कोई भी रिव्यू अगर क्रिएट करे तो रिव्यू क्रिएट करने से पहले वो यूज़र ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉग्ड इन होना चाहिए। कोई भी रैंडम यूज़र आके जिसने हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर ही नहीं किया वो रिव्यू ऐड नहीं कर सकता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए कोई भी यूज़र है उसका यूट्यूब के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। हम इनकॉग्निटो से जाके कमेंट नहीं कर पाते यूट्यूब के वीडियोस पे। वैसे ही अगर हम इंस्टाग्राम पे किसी के पोस्ट के नीचे, हम पोस्ट को देख सकते हैं पर पोस्ट के नीचे अगर हमें कमेंट करना है तो हमारा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए जिससे हम लॉग्ड इन होने चाहिए। तो उसी तरीके की फंक्शनैलिटी हम रिव्यूज़ के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा रिव्यू वाला फॉर्म हमें दिखाई देता है, यानी व्यूज़ के अंदर वी कैन गो टू show.ejs और यहाँ पे रिव्यूज़ क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली ये फॉर्म है जो दिखाई देता है, दिस इज़ द फॉर्म, यानी लीव अ रिव्यू वाला ये जो पूरा ऑप्शन है, इतना जो डिव है ये तभी दिखाई देना चाहिए जब हमारा यूज़र लॉग्ड इन हो। तो यूज़र लॉग्ड इन हो वो चीज़ टेस्ट करने के लिए वी कैन सिंपली राइट कि क्या हमारे पास हमारा करंट यूज़र एग्जिस्ट करता है। जब भी हमारे करंट यूज़र के अंदर किसी वैलिड यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी तो उस केस में हमारा यूज़र एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम अपना क्लोजिंग ब्रैकेट जो है उसे ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इफ़ करंट यूज़र एग्जिस्ट, तो उस केस में हम अपने ऐड रिव्यू को शो करवाएंगे। अभी अगर हम शोर आउट पे हैं तो शोर आउट पे लीव अ रिव्यू वाला फॉर्म हर किसी के लिए दिखाई देता है। बट अगर मैं रिफ्रेश करूं तो वैसे तो स्टाइलिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है। ऑल्सो अपने एडिट एंड डिलीट वाले बटन्स जो हैं उन्हें भी हम हाइड कर लेते हैं। इन्हें हमने ऑलरेडी हाइड किया था बट थोड़ा सा डेमो देने के लिए वो चीज़ हमने डिलीट कर दी थी। तो अपना वापस से लॉजिक लिख लेते हैं कि अगर हमारा करंट यूज़र एग्जिस्ट करता है एंड हमारा जो लिस्टिंग का listing.owner.id if it equals our current user.id, तो सिर्फ उसी केस में हम अपने बटन्स को दिखा रहे होंगे। लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश। तो उस केस में बटन भी गायब हो जाएंगे। ये हमारे सारे के सारे रिव्यूज़ हैं। ओके, रिव्यूज़ के लिए ये जो हमारी क्लास है या ये जो लॉजिक है इसे लीव अ रिव्यू वाली ये जो लाइन है इससे जस्ट पहले शिफ्ट कर देते हैं एंड फॉर्म के जस्ट बाद सेव एंड रिफ्रेश। 2 लाइंस की हमें एग्जैक्टली अब ज़रूरत नहीं है एंड रिफ्रेश।
तो ये हमारे सारे रिव्यूज आ गए लिस्टिंग के लिए। अभी क्योंकि हम लॉग्ड इन नहीं है तो हमें रिव्यू बनाने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अपना फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा। पर जैसे ही अगर हम लॉग इन कर लेते हैं, लेट्स सपोज वी लॉग इन विद डेल्टा स्टूडेंट, तो डेल्टा स्टूडेंट वाले अकाउंट से अगर हम लॉग इन करेंगे तो हमने लॉग इन कर लिया। हम अपनी लिस्टिंग पे जाके अब एक नया रिव्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं ग्रेट प्लेस टू स्टे। जैसे हमने सबमिट किया तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा नया रिव्यू सबमिट होके आ गया। अब जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे तो दोबारा से वो जो फॉर्म है वो हमें दिखना बंद हो जाएगा, यानी अब सिर्फ रिव्यूज़ दिखेंगे, रिव्यू ऐड करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। अब ये तो हमने अपने फ्रंट एंड को प्रोटेक्ट कर लिया, पर बैक एंड के अंदर रिक्वेस्ट तो फिर भी कोई भेज सकता है। यानी जो हमारे राउट्स हैं उसके अंदर review.js पे ये जो पोस्ट राउट है, इसे अभी भी कोई हॉपस्कॉच या पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज सकता है और एक नए रिव्यू को क्रिएट कर सकता है। उसके लिए किसी को भी लॉग्ड इन होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे वो जो हमारा इज लॉग्ड इन वाला मिडलवेयर था उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी जब भी वैलिडेट करने से पहले नए रिव्यू को हमें हमेशा चेक करना है कि जो भी यूज़र उसे इनपुट कराने की कोशिश कर रहा है, रिव्यू ऐड करने की, पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो अपना लॉग्ड इन वाला जो मिडलवेयर है, सेम मिडलवेयर को हम यहाँ पे आके यूज़ करने वाले हैं। और इसके साथ में अगर कोई नया रिव्यू क्रिएट होता भी है तो उसके साथ में हम अपने रिव्यू के ऑथर को भी स्टोर करवाएंगे। कैसे स्टोर करवाएंगे, जब भी हमारा रिव्यू स्टोर होने जा रहा है, लिस्टिंग के अंदर पुश हो गया, तो जैसे ही हमारे पास कोई न्यू रिव्यू आएगा तो इस न्यू रिव्यू के अंदर एक हमारे पास ऑथर फील्ड होगी। एंड ऑथर फील्ड कौन बनेगा हमारा ऑथर। अगर यूज़र हमारा लॉग्ड इन है तो request.user के अंदर जो हमारी अंडरस्कोर आईडी है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बेसिकली बिकम द ऑथर ऑफ आर न्यू रिव्यू। तभी हम अपने नए रिव्यू को लिस्टिंग के अंदर पुश करेंगे और उसी के बाद हम उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो अब जब भी हम किसी नए रिव्यू को क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड एक ऑथर हमारे पास होना चाहिए। हम चाहें तो सेव करने से पहले इसे प्रिंट करवा सकते हैं, console.log न्यू रिव्यू, सेव एंड रिफ्रेश। एक बार लॉग इन करते हैं एज डेमो। हमने लॉग्ड इन कर लिया। अगर हम अपनी लास्ट लिस्टिंग पर जाएं और यहाँ पर हम एक नया रिव्यू क्रिएट कर रहे हैं, नॉट सो गुड। जैसे हम रिव्यू को सबमिट कर रहे हैं हमने एक नया रिव्यू क्रिएट कर दिया और साथ के साथ इस रिव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ये हमारी नई रिव्यू ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो नॉट सो गुड वाला न्यू रिव्यू है जिसको हमने क्रिएट किया है, क्या आ रहा है, हमारे पास हमारे ऑथर की ऑब्जेक्ट आईडी दिखाई दे रही है। मतलब हर रिव्यू के साथ अब एक ऑथर है जो एसोसिएटेड है एंड उस ऑथर को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं या उसके साथ अगर हमें और कोई ऑपरेशंस भी करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने रिव्यूज़ के लिए, जब भी हम किसी भी लिस्टिंग पर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम या एक ऐसी लिस्टिंग ले लेते हैं जिसमें हमारे पास रिव्यूज़ हो, फॉर एग्जाम्पल हम इस लिस्टिंग पर आते हैं, तो इस लिस्टिंग के अंदर जब भी लिस्टिंग हमारे पास आके प्रिंट हो रही है और उससे रिलेटेड रिव्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं तो हम चाहते हैं हर रिव्यू के ऊपर उसे क्रिएट करने वाले का नाम आए। जैसे अभी तो हमने रैंडम एक टेम्पलेट जेंडो वाला दिया हुआ है तो सेम नाम हर एक सिंगल रिव्यू के लिए प्रिंट हो रहा है, बट हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे रिव्यू के ऑथर का नाम आना चाहिए। तो उसके लिए जब भी लिस्टिंग हमारे पास आती है, यानी राउट्स के अंदर listing.js में जब हम शो राउट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर लिस्टिंग को हम पॉपुलेट कर रहे हैं, तो हम लिस्टिंग को पॉपुलेट करने के साथ साथ अपने ऑथर को भी पॉपुलेट करेंगे फॉर ईच रिव्यू। और वो करने के लिए हमें नेस्टेड पॉपुलेट यूज़ करना पड़ेगा। नेस्टेड पॉपुलेट कहने का मतलब है कि यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, सारे के सारे रिव्यूज़ को हम पॉपुलेट करा रहे हैं और हमारी जो लिस्टिंग है उस लिस्टिंग के हम ओनर को पॉपुलेट करा रहे हैं, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। पर साथ के साथ हर एक सिंगल रिव्यू के लिए हमें उस रिव्यू के ऑथर को भी पॉपुलेट कराना है। तो उसको लिखने के लिए बेसिकली हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉपुलेट है इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा पाथ पैरामीटर। तो पाथ रिव्यूज़ कहने का बेसिक मतलब है कि हम किसके साथ पॉपुलेट करना चाहते हैं, किस पाथ के साथ, हम अपने रिव्यूज़ के साथ पॉपुलेट करना चाहते हैं अपनी लिस्टिंग को, मतलब लिस्टिंग में सारे रिव्यूज़ आ जाएं। अब हर एक इंडिविजुअल रिव्यू के लिए हम चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल रिव्यू के लिए पाथ में हमारे पास ऑथर आ जाए। तो इसे सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं हर एक लिस्टिंग के साथ सारे रिव्यूज़ तो आ ही जाए और हर एक रिव्यू के साथ हम नेस्टेड पॉपुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास हर एक रिव्यू के लिए उसका ऑथर भी आ जाए। एंड इस चीज़ को हम कहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, अपने show.ejs के अंदर, जहाँ पर हम अपने रिव्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं, जहाँ पर हमने अपने कार्ड का टाइटल दिया है जेंडो। यहाँ पे बेसिकली अब हम प्रिंट करवाना चाहेंगे आर रिव्यू डॉट ऑथर को। इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पूरी की पूरी ऑथर ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गई। हमें सिर्फ ऑथर का यूज़र नेम चाहिए।
तो इसे कह देते हैं डॉट यूज़र नेम, सेव एंड रिफ्रेश। अच्छा, ये एरर हम इसलिए फेस करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे रिव्यूज़ हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ऑथर नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम वो सारे रिव्यूज़ एक बार डिलीट कर देते हैं। तो db डॉट रिव्यूज़ डॉट डिलीट मैनी, 16 रिव्यूज़ को हमने डिलीट कर लिया है एंड रिफ्रेश करेंगे तो अब कोई नया रिव्यू अवेलेबल नहीं है। लॉगिन कर लेते हैं विद डेमो। लॉगिन कर लिया, हम एक नया रिव्यू क्रिएट करेंगे, ग्रेट प्लेस, सबमिट। ये हमारा फर्स्ट रिव्यू आ गया। इसके अलावा वी कैन राइट नॉट सो गुड, ये हमारा सेकंड रिव्यू आ गया। एक बार लॉग आउट करते हैं और एक और अकाउंट से लॉगिन करते हैं, लॉगिन विद डेल्टा स्टूडेंट एंड अपना पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं। तो दोबारा जब करेंगे गुड प्लेस टू स्टे इन, सबमिट, तो ये हमारे पास एक और रिव्यू आ गया। एंड अब हम नोटिस करेंगे हर रिव्यू के ऊपर उस रिव्यू को क्रिएट करने वाले का यूज़र नेम आ जाता है। वी कैन ऑल्सो हाईलाइट इट बाय इंसर्टिंग @। रिफ्रेश किया तो ये हमारे सारे के सारे यूज़र नेम आ गए। तो ये हमारे पास हर एक रिव्यू के लिए उसका ऑथर आ गया कि इस रिव्यू को किसने क्रिएट किया है। तो हम इस तरीके से कई सारे डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं और काफ़ी सारे अकाउंट से हम अपने रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने रिव्यूज़ को डिस्प्ले कराना। हमने अभी तक अपने पोस्ट राउट, ये जो हमारा राउटर है उसके अंदर यूज़र डॉट या रिव्यू डॉट JS के अंदर जो हमारा पोस्ट राउट है, इसको अभी हमने प्रोटेक्ट किया था विद इज़ लॉग्ड इन। सेम तरीके से हम अपने डिलीट राउट को, यानी रिव्यू डिलीट राउट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रिव्यू को डिलीट करने से पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या हमारा यूज़र लॉग्ड इन है, एंड उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा यूज़र जो इस रिव्यू को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है वो इस रिव्यू का ऑथर है। क्योंकि अभी अगर हम सेव करें, लेट्स सपोज इफ़ आई एम लॉग्ड इन एज डेमो, अगर हमने डेमो से लॉगिन किया तो अभी हम जाके अगर मुझे डेल्टा स्टूडेंट का रिव्यू डिलीट करना है तो जैसे ही क्लिक किया तो वो रिव्यू डिलीट हो गया। बट हमें ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं करनी क्योंकि इसमें तो कोई ऑथराइजेशन हुई नहीं। हमें ऑथराइजेशन के लिए ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि रिव्यू को वही डिलीट कर पाए जिसने उस रिव्यू को क्रिएट किया है, मतलब जो उसका ऑथर है। तो वो चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपने मिडलवेयर्स के अंदर आ जाते हैं और जिस तरीके से हमने इज़ ओनर को इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही अब हम एक और मेथड यहाँ पर लिखेंगे जिसका नाम होगा इज़ ऑथर, या इसे इज़ रिव्यू ऑथर कह देते हैं। तो हम चेक करेंगे जो भी यूज़र रिव्यू को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है क्या वो उस रिव्यू का ऑथर है। तो उसके लिए हमारे पास आईडी आनी चाहिए जो हमारी रिक्वेस्ट से आएगी। अब ये जो रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है, इफ़ वी गो टू द राउट्स review.js में हमारी जो आईडी है रिव्यू की, दैट इज़ नॉट आईडी, दैट इज़ रिव्यू आईडी। तो इसीलिए middleware.js के अंदर हम अपनी रिव्यू आईडी को ही एक्सेस करेंगे और फिर हमें बेसिकली अपने रिव्यू को फाइंड आउट करना है। डेटाबेस के अंदर हम अपने रिव्यू को करेंगे फाइंड बाय रिव्यू आईडी। तो ये हमारे पास हमारा रिव्यू आ जाएगा और फिर हमें चेक करना है कि रिव्यू का जो ऑथर है, रिव्यू डॉट ऑथर, क्या इक्वल है हमारे करंट यूज़र की आईडी से। अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं यू आर नॉट द, या यू डिड नॉट क्रिएट दिस रिव्यू, यू डिड नॉट, सेम चीज़ लिख सकते हैं यू आर नॉट द ऑथर ऑफ दिस रिव्यू। एंड दोबारा से रीडायरेक्ट कर जाएंगे हम शो पेज की तरफ। शो पेज की तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास ये आईडी भी होनी चाहिए। तो आईडी भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, इसको कर लेते हैं सेव एंड अब कर लेंगे यहाँ पे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद एक बार लॉगिन भी कर लेते हैं विद आर डेल्टा स्टूडेंट हेलो वर्ल्ड। हमने लॉगिन कर लिया, अभी हम डेल्टा स्टूडेंट है। तो डेल्टा स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपना नया रिव्यू क्रिएट कर सकता है, ग्रेट प्लेस फॉर मी, सबमिट किया। तो ये रिव्यू किसने क्रिएट किया, ये रिव्यू डेल्टा स्टूडेंट ने क्रिएट किया। तो इसे डेल्टा स्टूडेंट चाहे तो डिलीट भी कर सकता है। अब डिलीट करने से पहले एक बार अपने मिडलवेयर के अंदर ये जो इज़ रिव्यू ऑथर था इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, यानी इज़ लॉग्ड इन के बाद इज़ रिव्यू ऑथर, ओके। इसे हमें आई थिंक रिक्वायर भी करना पड़ेगा ऊपर, इज़ रिव्यू ऑथर, सेव। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, लॉगिन करेंगे विद डेल्टा स्टूडेंट हेलो वर्ल्ड। लॉगिन कर लिया हमने, हम इस लिस्टिंग पे आ गए। अब इस लिस्टिंग को डेल्टा स्टूडेंट ने क्रिएट किया था और हम डेल्टा स्टूडेंट की तरह लॉग्ड इन हुए, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं।
रिव्यू इज़ नॉट डिफाइंड। ऊपर हमने जैसे लिस्टिंग मॉडल को रिक्वायर किया है, इसे भी रिक्वायर कर लेते हैं अपने रिव्यू को। सेव एंड रिफ्रेश। हमें री लॉग इन करना पड़ेगा एज डेल्टा स्टूडेंट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हम डेल्टा स्टूडेंट की तरह लॉग्ड इन है, तो डेल्टा स्टूडेंट अपना खुद का रिव्यू डिलीट कर सकता है। तो जैसे ही हमने डिलीट पे क्लिक किया हमारा रिव्यू डिलीट हो गया। पर अगर हम डेमो का रिव्यू डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमें दिखाएगा यू आर नॉट द ऑथर ऑफ दिस रिव्यू, और वो रिव्यू हम चाह के भी डिलीट नहीं कर पाएंगे, सेकंड वाला भी कोशिश करें तो भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपने रिव्यूज़ के ऊपर भी ऑथराइजेशन को सेट किया है। तो हमारी जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के अंदर कॉन्सेप्ट्स थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर कर लिया है। एंड जनरली अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल ले लें, हम चाहे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल ले लें, हम चाहे इंस्टाग्राम का या फेसबुक का कोई क्लोन बनाएं, हम अगर प्रोजेक्ट की तरह कोई सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं या कोई म्यूजिक प्लेयर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके अंदर जनरली इतनी ही चीज़ें हैं जिनको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यानी हमने अपने बेसिक राउट्स को सेटअप कर लिया है, अपने डेटाबेस के अंदर मॉडल्स को सेटअप कर लिया है, स्कीमा को सेटअप कर लिया है, हमने वैलिडेशंस पढ़ लिए, हमने फ्लैश मैसेजेस पढ़ लिए, सेशंस पढ़ लिया है, हमने ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन को कवर कर लिया है। तो मेजरली एक प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कोर चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ तक हम सीख चुके हैं। हमारे जो फ्रंट एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट होता है, मेजरली जो उसका कोर क्रक्स होता है, जो हमें चाहिए होते हैं, एसेंशियल्स जो होते हैं, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद अपने मेजर प्रोजेक्ट में हम कुछ कुछ और नए फीचर्स को ऐड करेंगे। साथ के साथ अब हमारे लिए जो नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिसको हम करेंगे वो होगी डिप्लॉयमेंट, यानी कैसे हम इसे होस्ट कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी आकर हमारे प्रोजेक्ट को यूज़ कर पाएँ। पर उससे पहले हमारे जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कुछ कुछ स्टाइलिंग के अंदर हम चेंजेस करेंगे, साथ के साथ और 2-4 फंक्शनैलिटीज़ हम एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि और अच्छे से एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट की तरह हमें दिखने लग जाए।